हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेज। और आज फिर मैं आपके सामने हूँ काफ़ी टाइम बाद। तो हमने अब जो नई टेस्ट सीरीज चालू की है, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को सभी सब्जेक्ट्स को उनके सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से लेंगे, हर टॉपिक को। और टॉपिक में भी हम इस तरीके से क्वेश्चंस रखेंगे कि एक टॉपिक के 3 या 4 टेस्ट होंगे, जिसमें क्वेश्चंस बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करके उसके मॉडरेट और हार्ड लेवल तक पहुंचाया जाएगा। मतलब उसमें शुरुआत के सरल क्वेश्चन, फिर उससे थोड़े से हार्ड, फिर हार्ड, फिर हार्ड, इस तरीके से सिलेबस की पूरी मॉडलिटी, इजीएस्ट टू हार्डेस्ट, इस सबको कवर करते हुए हम टेस्ट बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इन टेस्टों के द्वारा ही हम आपके सिलेबस को कवर करते हुए चलें। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो हमें पढ़ने को भी मिलेगा और एक साथ में हमें प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो इसी के तहत हमने कल जो टेस्ट लिए उसमें एक ये संख्या पद्धति का भाग 01 नाम से लिया, जिसमें हम संख्या ज्ञान के बारे में क्वेश्चंस रखे थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड। तो आइए देखते हैं और समझते हैं डिटेल में सॉल्यूशंस इन क्वेश्चंस का। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमने रखा था कि संख्याओं की शुरुआत हुई है। तो जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं तो संख्याएं जब प्रकृति में आई तो सबसे पहले कौन सी आई? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय। तो सबसे पहले हमने गिनना स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन अंकों से ही प्रारंभ किया था। यानी अस्तित्व में जीरो नहीं था, ना ही ऋणात्मक का कंसेप्ट था, ना ही दशमलव का कंसेप्ट था। तो सबसे पहले जो संख्याएं प्रकृति में आई वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं ही थीं। इसलिए प्रकृति में प्राप्त होने की वजह से इनको प्राकृत नाम दिया गया था, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक बात और, प्राकृत के बाद जो संख्याओं का अगला क्रम हुआ, जैसे ये अगर पहले नंबर पे हैं तो इसके बाद जीरो की खोज हो गई, तो उसके बाद पूर्ण संख्याओं की कैटेगरी बनी। जीरो की खोज के बाद धनात्मक और ऋणात्मक का कंसेप्ट आया, तो उसके बाद पूर्णांक संख्याओं की कैटेगरी बनी। और पूर्णांक संख्याओं के बाद जब इनको किसी संख्या रेखा पर दर्शाया जाने लगा तो वहाँ अब इन पूर्णांकों के बीच में, जैसे ये -1 से 0 और 0 से 1, इनके बीच में भी कुछ संख्याएं होंगी। इन संख्याओं को दर्शाने के लिए यहाँ बहुत सारी संख्याएं होंगी इसके बीच में, -1 से 0 और 0 से 1 एंड सो ऑन। तो इन बीच की संख्याओं को दर्शाने के लिए दशमलव का कंसेप्ट आया। यहाँ इन संख्याओं को दर्शाने के लिए दशमलव संख्याओं ने जन्म दिया। और दशमलव संख्याओं में भी दो प्रकार की संख्याओं का कंसेप्ट आया। एक आई शांत वाली दशमलव और एक आई अशांत वाली दशमलव। अब जो शांत वाली दशमलव थी उनको बोला गया परिमेय। और फिर अशांत में भी दो भागों में इसको बांटा गया। एक थी आपकी आवर्ती वाली दशमलव को भी क्या बोला गया? परिमेय बोला गया। और एक थी अनावर्ती, उनको आपका अपरिमेय बोला गया, अपरिमेय। तो इस तरीके से जो संख्याओं का जन्म हुआ वो प्राकृत से फिर पूर्ण से पूर्णांक, और पूर्णांक के बाद दशमलव की संख्याएं उनके बीच में दर्शाने के लिए दशमलव की संख्याएं प्राप्त हुई। और दशमलव दो प्रकार के प्राप्त हुए, शांत, उनको परिमेय बोला गया। अशांत में आवर्ती को भी परिमेय बोला गया। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव था उनको अपरिमेय बोला गया। तो ये संख्याओं का जन्म रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाज्य अभाज्य किन संख्याओं का वर्गीकरण है? तो भाज्य अभाज्य प्राकृत का, पूर्ण का, पूर्णांक का, परिमेय का। आपने देखा होगा कि दो संख्याएं इस तरीके से हम बांट लेते हैं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो इनमें जो संख्याएं आपने देखी होंगी, जैसे अभाज्य में आपने देखी है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इधर आपने देखी है 4 6 8 9। तो इनमें जो ये संख्या आ रही हैं, एक तो धनात्मक आ रही हैं सबकी सब। और चूंकि एक को किसी में माना नहीं जाता है, तो यह जो वर्गीकरण है वो, क्योंकि जीरो का कोई कंसेप्ट है नहीं, ऋणात्मक का कोई कंसेप्ट है नहीं, दशमलव का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो भाज्य और अभाज्य का जो वर्गीकरण है वो प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण है। यानी प्राकृत संख्याओं में से ही कुछ संख्याओं को भाज्य कहा जाता है और कुछ संख्याओं को अभाज्य कहा जाता है। और जिनमें से एक प्राकृत संख्या ऐसी होती है जिसको हम भाज्य और अभाज्य कुछ भी नहीं मानते हैं। ये हम आगे के टॉपिक में देखेंगे कि भाज्य कौन सी होती हैं और अभाज्य कौन सी होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, सम विषम किन संख्याओं का वर्गीकरण है। तो यहाँ इसी तरीके से जब आपने पढ़ी हैं सम और विषम, ये दोनों प्रकार के भी पढ़े हैं। तो सम में आप पढ़ते हो 0 ±2 ±4 +-6, इधर आप पढ़ते हो +-1 +-3 +-5। तो यहाँ ये सम पूर्णांक हैं, ये विषम पूर्णांक हैं। तो सम और विषम जो वर्गीकरण है वो पूर्णांकों का ही वर्गीकरण है, पूर्णांकों का। सम विषम वर्गीकरण पूर्णांक संख्याओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन था परमेय संख्या होती है। पहला ऑप्शन था P/Q के रूप की, जहाँ Q 0 नहीं है, POQ प्राकृत संख्या है, और दूसरे में POQ पूर्ण संख्या है, तीसरे ऑप्शन में POQ पूर्णांक संख्या है, चौथे ऑप्शन में Q और Q कोई भी संख्या है। तो परमेय संख्या वैसे तो P और Q के रूप की ही होती है, P/Q, और यहाँ एक शर्त होती है कि जो हर है इसका वो 0 नहीं होना चाहिए, Q = 0, क्योंकि हर अगर 0 हो गया तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी और इस प्रकार से संख्या को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन होती है यहाँ जो P और Q संख्याएं दिखाई गई हैं वो धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। इसका मतलब ये पूर्णांक हो सकती हैं P और Q, जिसमें से Q का 0 नहीं होना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से जो परमेय संख्या की डेफिनेशन है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q 0 नहीं हो और P और Q पूर्णांक हो, मतलब परमेय संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होती हैं। तो इस प्रकार जो सही आंसर है यहाँ ये P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्याएं हमेशा जो रूप में होती हैं वो इस तरीके से होती हैं: √2, √3, √5, √7, √6, √7, यानी जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है। यहाँ हमने √4 को नहीं लिया है, √4 को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसका जो प्रसार करेंगे तो वो 2 आएगा और 2 एक शांत दशमलव होता है। तो यहाँ उन संख्याओं को लिया जाता है जिनका वर्गमूल प्राप्त करने पर एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्राप्त होता है। तो ये संख्याएं तो हैं इसी प्रकार की अपरमेय। इनमें से एक संख्या पाई और एक संख्या ई, ये दोनों भी अपरमेय होती हैं। तो यहाँ ये संख्या परमेय है, ये पूर्णांक है तो ये परमेय है, ये प्राकृत है तो ये परमेय है। तो यहाँ सही आंसर हमारा पाई संख्या अपरमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। सभी प्राकृत संख्याएं परमेय होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परमेय होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो इन कथनों की सत्यता असत्यता का पता लगाने के लिए आपको संख्याओं के रिलेशन को समझना पड़ेगा। संख्याओं का रिलेशन ये होता है कि सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है n की, प्राकृत संख्याओं की, और प्राकृत संख्याएं फिर समाई हुई होती हैं, सब की सब प्राकृत संख्याएं w के अंदर, w यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर, और सभी प्राकृत और पूर्ण ये समाई हुई होती हैं i के अंदर, i यानी पूर्णांक, और सभी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और ये समाई हुई होती हैं q के अंदर, q यानी परमेय संख्याएं, और ये सभी q तक की संख्याएं समाई हुई होती हैं r के अंदर। यानी सबसे पहले छोटा परिवार n का, उसके बाद पूर्ण का, उसके बाद पूर्णांक का, उसके बाद परमेय का, उसके बाद वास्तविक का। तो यहाँ ये संख्याएं जो हैं वो इसी क्रम में नीचे से ऊपर की तरफ होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती हैं नीचे से ऊपर, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं, सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, या सभी नीचे से ऊपर तक किसी को भी कहा जा सकता है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परमेय भी होती हैं, वास्तविक भी होती हैं। आप नीचे से ऊपर तक कुछ भी कह सकते हो, लेकिन ऊपर से नीचे तक कुछ भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पहला कथन है सभी प्राकृत संख्याएं परमेय होती हैं, तो प्राकृत नीचे है, परमेय ऊपर है, तो सही है। सभी पूर्ण संख्याएं परमेय होती हैं, पूर्ण नीचे है, परमेय ऊपर है, तो ये भी सही है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, पूर्ण नीचे है, पूर्णांक ऊपर है, तो ये भी सही है। सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो परमेय यहाँ ऊपर है और पूर्णांक यहाँ नीचे है, तो ये कथन गलत है। ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं। यानी छोटे वाला बड़े में समाहित हो सकता है, बड़ा वाला छोटे में समाहित
नहीं हो सकता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें संख्याओं का रिलेशन समझ में आता है। तो ये इस तरीके से इसमें जो असत्य कथन है वो ये डी ऑप्शन है। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, ये क्वेश्चन हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं कि परमेय संख्याएं वह होती हैं जिनका दशमलव प्रसार एक तो अशांत शांत हो, शांत यानी ऐसे 0.25 0.50, तो इनको क्या हम बटे में लिख सकते हैं, इसको हम 25/100 लिख सकते हैं, इसको हम 50/100 लिख सकते हैं, तो बटे के रूप में हो गई ये। और एक अशांत आवर्ती वाली संख्या है जैसे 0.3333 इस तरीके से, तो ये अशांत है और बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसको हम 3/9 लिख सकते हैं। तो जो शांत दशमलव है और अशांत आवर्ती है उन दोनों को ही परमेय में लिखा जा सकता है। तो यहाँ ए व बी, इसलिए जो ऑप्शन होगा हमारा ये अशांत अनावर्ती है उसको हम अपरमेय कहते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो हमारा ए व बी, ये दोनों ए व बी। ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या एक होती है। अब चूंकि जो प्राकृत संख्याएं थी हमारी एक से लेके और अनंत तक, उनको हमने दो भागों में बांटा था, भाज्य और अभाज्य। तो कुछ संख्याएं भाज्य में चली गई, कुछ संख्याएं अभाज्य में चली गई, लेकिन जो एक है वो एक ऐसी संख्या थी जो ना तो भाज्य में गई और ना अभाज्य में, इसलिए एक ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। ठीक है, तो ये भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, ना तो भाज्य ना अभाज्य, काल्पनिक का तो प्रश्न ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वास्तविक संख्याओं का भाग है। अभी जो आपने पढ़ा था पूरा डायग्राम कि वास्तविक संख्याएं, तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं दो भागों में। एक भाग उनका परमेय होता है और दूसरा भाग उनका अपरमेय होता है। वास्तविक संख्याओं का एक भाग परमेय और दूसरा भाग अपरमेय। परमेय को भी फिर बांटा जाता है, जिसमें से एक भाग प्राकृत, दूसरा भाग पूर्ण, तीसरा भाग पूर्णांक और चौथा भाग खुद ये परमेय संख्याएं क्यों होती हैं। तो इस तरीके से वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, प्राकृत भी आ जाती हैं, पूर्ण भी आ जाती हैं, पूर्णांक भी आ जाती हैं, परमेय भी आ जाती हैं, अपरमेय भी आ जाती हैं। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में सबसे छोटा समपूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, सबसे छोटा ढूंढना है तो सबसे छोटा, चूंकि संख्याएं माइनस में जाती हैं तो छोटी होती जाती हैं, तो यहाँ सबसे छोटा समपूर्णांक -2 है। क्योंकि पूर्णांकों को हम इस तरीके से लिखते हैं, 0 इस तरफ जो चलेंगे 2 4 6 8 समपूर्णांकों की बात कर रहा हूँ मैं, और इस तरफ जो चलेंगे -2 -4 -6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये पूर्णांक गति करेंगे तो यहाँ ये इस तरफ बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिसमें ये तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में ये है, तो ये सबसे छोटा है -2। असुमिलित को छांटिए, यहाँ उनके प्रतीक दिए गए हैं, तो देखना है किसका प्रतीक मैच नहीं करता है। तो प्राकृत को n से शो करते हैं, सही है। पूर्ण को w से शो करते हैं, पूर्ण यानी होल नंबर्स, n फॉर नेचुरल। पूर्णांक इंटीजर्स i से शो करते हैं। परमेय q फॉर क्वोशेंट्स, परमेय से शो करते हैं। वास्तविक r फॉर रियल, रियल से शो करते हैं। तो यहाँ ये तो अभी तक सही है। आगे देखते हैं अपरमेय। अपरमेय संख्याओं को z से शो नहीं करते हैं। अपरमेय संख्याओं का कोई सिंबल नहीं है, तो ये यहाँ पे असम्मिलित है। अपरमेय संख्याओं का कोई सिंबल नहीं है। अपरमेय संख्या को z से, पूर्णांक z से तो हम पूर्णांकों को व्यक्त करते हैं, पूर्णांक को हम z से भी कर देते हैं और i से भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 0.3333 एंड सो ऑन, इसी तरीके से जाए तो ये एक तो ये दशमलव का रूप है जो वो अशांत है। अशांत तो इसलिए है क्योंकि भाग खत्म नहीं हुआ है, भाग अभी आगे जा रहा है। और अशांत में ये अनावर्ती है, सॉरी आवर्ती, क्योंकि एक ही अंक की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो ये अशांत आवर्ती है। और आप जानते हो जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है वो परमेय होता है, यानी उसको हम परमेय बटे में बांट सकते हैं। तो अब
अशांत आवर्ती दशमलव है तो ये पर में हो सकता है, इसलिए इसको हम बटे में बांट सकते हैं। तो बटे में कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखते हैं। शॉर्टेस्ट फॉर्म इसकी होती है जैसे 0 पॉइंट। अभी हम देखना होता है कि कौन से अंक बार बार आ रहे हैं। 3 का अंक बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर हम आवर्त का निशान लगा देंगे। इसका दशमलव उठाने के लिए हम पुरानी पद्धति को यूज नहीं करते हैं। पुरानी पद्धति में तो ये होता है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं उतनी नीचे 0 लगा देते हैं। ये शांत दशमलव की विधि होती है। यहाँ हम ये देखने होते हैं कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ केवल एक अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो नीचे हम 1 9 का लगाते हैं और ऊपर उसमें से दशमलव उठा हुआ मान लेते हैं। 3/9 या इसको हम सिंपल करेंगे तो 1/3। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है 1/3। यहाँ आप इसको नहीं कर दें क्योंकि आप माने कि 3 और उसके नीचे फिर 5 अंक हैं तो 5 0 लगा दें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ ये अशांत आवर्ती संख्या है और इसको बटे में बदलने का यही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.12555। तो यह भी जो रूप है वो अशांत का रूप है सबसे पहली बात तो, और अशांत में यहाँ पे भी बार बार आवृत्ति हो रही है पर पीछे वाले अंक की हो रही है। तो ये अशांत आवर्ती तो है लेकिन ये मिश्रित है। मिश्रित इसलिए बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें आवर्त वाले अंक भी हैं और बिना आवर्त वाले अंक भी हैं। जैसे यहाँ 12 की तो आवृत्ति नहीं हो रही लेकिन 5 के अंक की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको मिश्रित बोलेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें केवल 3 की आवृत्ति हो रही थी और कुछ नहीं था, तो वो शुद्ध अशांत आवर्ती था। ये मिश्रित अशांत आवर्ती है। यानी अशांत आवर्ती को भी 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, शुद्ध और मिश्रित। यहाँ इसको मिश्रित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के अंक हैं, आवर्त वाले अंक भी हैं और बिना आवर्त वाले अंक भी हैं। अब चूंकि अशांत आवर्ती है तो ये पर में भी होगा, पर में होगा यानी इसको बट्टे के रूप में लिख पाएंगे। तो इसको बट्टे के रूप में किस तरीके से लिखेंगे, तो इसके लिए इसका पहले शॉर्ट रूप, इसका शॉर्ट रूप क्या होगा 0.12 इतना। अब आवृत्ति किसकी है 5 की, तो 5 के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। अब क्या करना होगा, इसका दशमलव उठाने के लिए हम ये देखेंगे कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। तो सिर्फ एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो 1 9 का लगाएंगे। अब ये देखेंगे पॉइंट के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। ऐसे 2 अंक हैं तो हम 2 शून्य रख देंगे, तो नीचे हर बन जाएगा 900। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर इसको हम 125 लिख देंगे दशमलव। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव ये करना पड़ेगा कि इसमें से उस संख्या को घटाया जाता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है। जैसे है 0.12, तो यहाँ 12 के ऊपर बार नहीं लगा है इसलिए हम इसमें से 12 को घटाएंगे और इस तरीके से 125 में से 12 जाएंगे तो 113 बचेंगे और नीचे 900 आएगा। तो इस तरीके से इसका सही आंसर 113/900 है। 113/900 बैठा लो अच्छी तरीके से दिमाग में। इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी का, ये वाला है। जैसे ये भी आप देख रहे हो, ये फॉर्म में आपकी अशांत है। अशांत किस लिए बोल रहे हैं हम इसको, अशांत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं। डॉट डॉट लगे हुए हैं यानी इसका भाग खत्म नहीं हुआ है और इसमें पीछे के अंक बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती। और उसमें शुद्ध है या मिश्रित है, ये मिश्रित है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के अंक हैं, आवर्त वाले भी अंक हैं और बिना आवर्त वाले भी अंक हैं। तो ये अशांत आवर्ती मिश्रित है और अशांत आवर्ती की वजह से ये पर में होगा और पर में होगा तो इसको बट्टे के रूप में लिख पाएंगे। तो इसको बट्टे के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखेंगे। इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म, ये दशमलव से पहले जो अंक है उसका तो कुछ नहीं होगा, 2 पॉइंट यही रहेगा, 13 ऐसे ही रहेगा। अब जो बार बार आ रहा है वो 5 का अंक आ रहा है तो 5 के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। अब जब इसका दशमलव उठाना होगा तो दशमलव हम उस अंक का उठाते हैं जो पॉइंट के बाद होता है। तो 2 यहाँ इसी तरीके से रहेगी, 2 का कुछ नहीं करना है, 2 ऐसे ही। और जो दशमलव हटेगा, अब हम ये देखते हैं कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 का लगा देंगे। पॉइंट के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, पॉइंट के बाद ऐसे 2 अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है तो उसकी 2 0। अब जो ऊपर संख्या हो जाएगी वो 135 हो जाएगी। और मैंने अभी बताया इसमें से उस संख्या को घटाया जाता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है, लेकिन वो पॉइंट के बाद होनी चाहिए। तो इसमें 13 ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं लगा है तो इसमें से 13 हम घटाएंगे तो जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो 2 सही
135 में से हम 13 घटाएंगे तो 5 में से 3 गए 2, 3 में से गया 2 और इस तरीके से 122/900। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 2 सही 122/900। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाज्य संख्याएं हमेशा होती हैं। आपने भाज्य संख्याएं देखी हुई हैं। जब हम भाज्य संख्याओं को लिखते हैं तो आप भाज्य संख्याओं में सबसे पहले 4 लिखते हो, फिर 6 लिखते हो, फिर 8 लिखते हो, फिर 9 भी लिखते हो, 10 भी आती है आपकी, फिर इसमें आप 12 लिखते हो, 12 के बाद 14 लिखते हो, 14 के बाद 15 भी लिखते हो। तो आप इस तरीके से भाज्य संख्याओं को लिखते हो। तो यहाँ आप देखते हो, देखो इसमें 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सम संख्याएं भी आ रही हैं, और इसी तरीके से 9, 15 और आगे तक इसमें विषम संख्याएं भी आ रही हैं। तो भाज्य में दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, सम और विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या हमेशा होती हैं। आप जब अभाज्य संख्याओं को लिखते हो कि अभाज्य संख्याएं जब आपको छांटनी होती हैं तो आप अभाज्य संख्याओं का वर्गीकरण करते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से। तो यहाँ देख रहे हो इसमें जो आ रही हैं, जैसे 2 यहाँ सम है, ये विषम है। तो इस तरीके से इसमें भी सम और विषम दोनों ही प्रकार की संख्याएं आती हैं। ये अलग बात है कि सम केवल एक ही आती है, लेकिन आती तो है। अभाज्य संख्याओं में सम संख्या भी आती है और विषम संख्या भी आती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी विषम आती हैं, कुछ विषम आती हैं, कुछ विषम भाज्य में पहुंच जाती हैं। इसी तरह यहाँ सम केवल एक आती है, बाकी सम संख्याएं भाज्य में पहुंच जाती है। तो भाज्य संख्याएं भी दोनों प्रकार की होती हैं, सम और विषम, इसमें भी दोनों प्रकार के शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से सत्य कथन है। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभी आपने अभाज्य संख्या का वर्गीकरण देखा कि पहला है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। हाँ ये सही है, क्योंकि जो हमने अभाज्य संख्याएं लिखी थी, फिर से मैं लिखूँ अभाज्य संख्याओं को। तो अभाज्य संख्याएं जैसे हम लिखते हैं तो उसमें 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, 11 आती है, 13 आती है, इस तरीके से यहाँ ये संख्या है। फिर 13 के बाद 17 आती है। तो यहाँ देख रहे हो कि इसमें जो 2 केवल सम संख्या है, एक मात्र है, तो ये कथन सही है। सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। अब देख रहे हो आप 3, 5, 7, यहाँ 9 नहीं आया, तो नहीं कह सकते हम कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। यहाँ ऐसे ही 15 भी नहीं आया, तो इनमें सभी विषम संख्याएं नहीं आती, कुछ विषम संख्याएं आती हैं, तो ये कथन गलत है। सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं। इसी प्रकार जब आप भाज्य को बांटते हो तो वहाँ पे भी देखते हो कि 2 वहाँ छूट जाता है, बाकी सब आती हैं, लेकिन 2 वाली संख्या उसमें नहीं आती हैं, तो ये कथन वहाँ पे भी गलत है कि सभी सम संख्या भाज्य होती हैं। और चौथा कथन, एक अभाज्य संख्या है। तो एक के बारे में आपको पता ही है कि एक दोनों ही प्रकार की कैटेगरी में नहीं आती है, ना तो भाज्य में और ना अभाज्य में, तो ये कथन भी गलत है। इस प्रकार जो सही कथन है वो पहला ही है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से 1 से 100 तक जो आप अभाज्य संख्याएं गिनोगे अभाज्य संख्याओं को लिखने के बाद, तो वो आपको 25 प्राप्त होंगी, 25। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं वो 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं, 44, 45, 46, 50। तो 1 से 200 तक आप काउंट करोगे तो ये संख्याएं आपकी 46 होती हैं। 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं 46। ये हम आगे काउंट करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से हम गिनते हैं संख्याओं को, जब हम भाज्य का एक और टॉपिक बनाएंगे। तो यहाँ अभी इतना ही याद कर लें कि 1 से 100 तक 25 होती हैं और 1 से 200 तक 46 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक उन अभाज्य संख्याओं की गिनती बताइए जिनका उल्टा भी एक अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ 5, 6, 7, 8 यानी 1 से 100 तक जो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपको पता है उनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका उल्टा भी एक अभाज्य संख्या होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमारे पास संख्याएं होती हैं 8, और वो कौन कौन सी होती हैं ये हम आपको बताते हैं।